नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं श्री शक्ति चैलेंज के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था माई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और इन कोलैबोरेशन विद द यूएन वोमेन। तो यूएन वोमेन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर 6 वोमेन एंड स्टार्टअप्स थे जो यहाँ पर जीते हैं इस श्री शक्ति चैलेंज को। तो क्या था ये चैलेंज, क्या राशि इनको मिली है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो भी ये स्टार्टअप चलाया गया था, ये चैलेंज चलाया गया था सॉरी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत चलाया गया था। यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि वोमेन को एनकरेज करना। वोमेन लेड जो स्टार्टअप्स हैं, जो वोमेन्स के द्वारा स्टार्टअप्स चलाए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनको यहाँ पर एनकरेज करना और इन्वॉल्व करना कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस वो लेकर सामने आए। जो भी अभी कोविड-19 की वजह से जो चैलेंजेस सामने आए हैं, तो उनसे कैसे निपटें। इसके अलावा जितने भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं एक वोमेन की ज़िंदगी में, तो उन प्रॉब्लम्स का जो इम्पैक्ट होता है, तो उससे हम कैसे निकलें। ओके, तो इनका क्या सोल्यूशन हो। तो इस कैटेगरी में यहाँ पर ये श्री शक्ति चैलेंज जो था ये करवाया गया था। तो यहाँ पर अलग अलग वोमेन्स जो थी वो यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनसे सोल्यूशंस मांगा गया अलग अलग प्रॉब्लम्स के तहत। तो यहाँ पर अप्रैल 2020 में ये शक्ति चैलेंज जो था लॉन्च हुआ था। ओके, तो विनर्स अभी उनके जो है अनाउंस किए गए हैं। तो काफ़ी लंबा समय इसका चला। ओके, तो पहले जो ग्रुप्स थे वो सिलेक्ट किए गए, बाद में शॉर्ट लिस्ट हुए, फिर बाद में जिनको अवार्ड मिला, तो धीरे धीरे करते अभी अक्टूबर महीना ये पहुंच गया है अप्रैल से लेकर। तो एक तरह का यूनिक चैलेंज है। तो यहाँ पर जो एक इनोवेट प्लेटफॉर्म है, माई गवर्नेंस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप यहाँ इसकी ऐप भी आती है, तो इसकी मोबाइल ऐप भी आप अपने फ़ोन में रख सकते हो। तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऐप्स होती हैं जिसके तहत बहुत सारे जो भी आप काम करवाना चाहते हैं कि गवर्नेंस के तहत वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म में अलग अलग सेक्टर से जो था यहाँ पर एप्लीकेशंस मंगवाई थी जो वोमेन लेड स्टार्टअप्स थे। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टअप की मैं एग्जांपल लूँ, जैसे बिहार में एक वोमेन थी जिन्होंने ना सोलर लाइट्स रखी हुई थी। सोलर जैसे लालटेन होती ना, वैसे सोलर लालटेन वो रखती थी और चार्ज करके उसको किराए पर देती थी। तो वो छोटा सा स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया था। मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैंने स्टार्टअप की ये एग्जांपल मैंने ली है। तो यहाँ पर जितने भी वोमेन एंड स्टार्टअप्स थे उनको उनकी एप्लीकेशंस मंगवाई गई जिनके पास जो वोमेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उनके सोल्यूशंस थे। ओके, तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर एप्लीकेशंस पहुंची। तो यहाँ पर जो चैलेंज रखा गया था, 2 स्टेजेस थी इसकी। सबसे पहले था आइडिएशन स्टेज, दूसरा था प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज। तो पहले आइडिएशन का मतलब कि आपका आइडिया क्या है, किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और दूसरा है कि क्या प्रूफ है। ओके, कैसे प्रूफ करोगे अपने उस सोल्यूशन को। तो यहाँ पर ओवरऑल जितनी भी एप्लीकेशंस आई उनमें से 25 जो स्टार्टअप्स थे उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया और उनकी यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई। उन्होंने प्रेजेंटेशन दी जूरी के सामने। तो यहाँ पर जो भी उनके सॉल्यूशंस दिए गए, तो उनको अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर नापा गया जूरी की तरफ से। तो जो पैरामीटर्स यहाँ पर थे, सबसे पहले था इनोवेशन। ओके, उसके बाद यूजेबिलिटी, मतलब अगर उनका जो सोल्यूशन है वो यूज हो सकता है आम जिंदगी में कि नहीं हो सकता। रेलेवेंस है, इम्पैक्ट ऑफ देयर आइडिया ऑन द सोसाइटी, एंड आफ्टर थ्रू रिव्यू 11 फाइनलिस्ट वर चोजन फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सो इन 25 में से भी दोबारा फिर 11 फाइनलिस्ट चुने गए। ओके, तो जितने भी ये 11 सिलेक्टेड स्टार्टअप्स थे इन 25 में से, तो उनको प्राइज मनी यहाँ पर दी गई 75,000 रुपए की हर एक को। ओके, तो यहाँ पर जो मेंटरशिप इन सेशंस की गई थी वो उसको ऑर्गेनाइज किया गया था टू एनेबल ग्रेजुएशन ऑफ द आइडियाज इनटू प्रूफ ऑफ कंसेप्ट्स दैट कैन बी स्केल्ड अप। सो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट्स मतलब जो भी आप आइडिया लेकर आए हो उनको प्रूफ में कैसे तब्दील करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है सेशन चलाया गया। ओके, तो इसके तहत जो वोमेन्स थी जो स्टार्टअप्स लेकर आई थी उनको बेनिफिट हुआ। तो दीज सेशंस वर टॉपिक्स दैट इंक्लूडेड बिजनेस मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, लीगल सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, art of making pitch, and were conducted with the support of NASSCOM, industry experts, and Atal Incubation Center at the Center for Cellular and Molecular Biology। तो यहाँ पर एट द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी यहाँ पर ये जो प्रोग्राम करवाया गया। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग अदारे जो थे जिन्होंने अपनी यहाँ पर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट्स के बारे में अपनी अपनी बातें रखी सेशंस में, जिससे कि फायदा हुआ वोमेन्स को भी। तो यहाँ पर 75,000 रुपये का जो है हर एक फाइनलिस्ट को जो है अवार्ड दिया गया है। तो सिंपली इसका श्री शक्ति चैलेंज का मतलब ये था कि वोमेन्स को एनकरेज करना। ओके, जो स्टार्टअप्स चला रही हैं कि आगे आए, सॉल्यूशंस लेकर आए। ओके, प्रॉब्लम्स को तो हर कोई हाईलाइट कर देता है, ये वहां पर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशंस जो है अगर लेकर आता है ना, तो ऐसी सोसाइटी हमें बनानी है।
सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड वाली हमने सोसाइटी बनानी है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंड। प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे निकाले, तो इसके तहत जो है ये श्री शक्ति चैलेंज चलाया गया वुमेन्स को एनकरेज करने के लिए कि आगे आए, सोल्यूशंस लेकर आए, अपनी वुमेन सोसाइटी में जितनी भी उनको प्रॉब्लम्स आती है उनके सोल्यूशंस भी खुद ही ढूंढे और देश को भी बताएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की ओर से न्यूज आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है। ओके, रिपोर्ट है NCAER की रिपोर्ट, ओके, जिसका नाम है रिपोर्ट का एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मॉनसून मिशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्या रिपोर्ट होती है, उसका मतलब क्या होता है, किन किन एरियाज में ये रिपोर्ट जो है सैंपल इकट्ठे करती है, सर्वे करती है, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की गई है, जो ये रिपोर्ट जो बात कर रही है स्टार्टिंग में, वहां पर बात कर रही है कि जितना भी 1 रुपया भी अगर भारत सरकार ने नेशनल मॉनसून मिशन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के ऊपर लगाया है ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा, तो उसका आने वाले समय में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा वो 50 रुपए का होगा। ओके, तो आने वाले 5 सालों में वो 1 रुपया जो ना 50 रुपए का बेनिफिट जो देने का काम करेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा यहाँ पर पैसे लगाए गए हैं नेशनल मॉनसून मिशन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसका जो फुल फॉर्म बनता है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका काम होता है इकोनॉमिकली रिसर्च करनी, सर्वे करना कि जो पैसा सरकार लगा रही है क्या उसका बेनिफिट पहुंचा है, अगर बेनिफिट पहुंचा है तो क्या उसका इंपैक्ट होगा आने वाले समय में, तो उसके बारे में सारी जानकारी ये जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च और थिंक टैंक है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट, जो ये NCAER की जो रिपोर्ट है, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पर कैरी करती है, जो अलग अलग फील्ड्स में जो काम करती है, सबसे पहला आता है क्रॉप फार्मर्स, फिर आता है लाइफ स्टॉक रेयर्स और तीसरा आता है फिशरमैन। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली इन तीनों के ऊपर फोकस करके चलती है कि इनकी क्या इनकम हो रही है, ओके, क्या बेनिफिट आने वाले समय में इनको पहुंच रहा है नेशनल मॉनसून मिशन के तहत। तो इस रिपोर्ट के तहत ये बोला गया है कि इंडिया ने अभी जो इन्वेस्टमेंट की है इस नेशनल मॉनसून मिशन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, तो यहाँ पर 1000 करोड़ रुपया लगाया गया है। तो आने वाले समय में ये जो है ना 5 सालों के अंदर अंदर 50 करोड़ रुपए तक का जो है बेनिफिट प्रोवाइड करेगा इन अलग अलग एरियाज में। तो यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा करीबन जो है 1 करोड़ जो BPL परिवार है उनको, BPL एग्रीकल्चर जो परिवार है उनको, और साथ ही साथ 53 लाख जो BPL फिशरमैन हाउस होल्ड्स हैं कंट्री में उनको। ओके, तो जो ये सर्वे किया गया इस रिपोर्ट बनाने के लिए, तो फेस टू फेस सर्वे था। तो यहाँ पर 6000 के करीब रेस्पोंडेंट्स को मिला गया, ओके, इंक्लूडिंग 3965 क्रॉप फार्मर्स, 757 मरीन फिशरमैन एंड 1376 लिव स्टॉक ऑनर्स। सो लिव स्टॉक ऑनर्स मतलब जिन्होंने भैंसें, बकरियां, ओके, ऐसे पशु रखे होते हैं अपना व्यापार चलाने के लिए, तो उनको हम लिव स्टॉक ऑनर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इन सबको मिला गया सर्वे के लिए, फेस टू फेस सर्वे हुआ, और साथ ही साथ 2 लाख फार्मर से यहाँ से जो है उनका रिस्पांस भी कलेक्ट किया गया थ्रू इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम। ओके, शॉर्ट फॉर्म इसको IVRS बोलते हैं। तो यहाँ पर वैलिडेट करता है फेस टू फेस सर्वे जो है, इसमें एक मदद मिलती है इस सिस्टम के तहत। तो क्या होता है IVRS टेक्नोलॉजी? एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि जो कंप्यूटर्स हैं, ओके, उनको अलाउ करती है टू इंटरेक्ट विद ह्यूमन थ्रू द यूज ऑफ वॉइस एंड इनपुट वाया कीबोर्ड। ओके, दोबारा सुन लो। सो इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू इंटरेक्ट विद ह्यूमंस थ्रू द यूज ऑफ वॉइस एंड इनपुट वाया कीबोर्ड। तो यहाँ पर यह टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। किसानों को यहाँ पर, किसानों से जो रिस्पांस लिया गया है तो इसी टेक्नोलॉजी के तहत दिया गया है। तो यहाँ पर प्री और पोस्ट मॉनसून मिशन के तहत, ओके, तो यहाँ पर डाटा जो है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, इकट्ठा किया गया है। तो यहाँ की आने वाले समय में जो है इनको सहायता मिलेगी कि जो प्रोडक्शन होगी, ओके, जो यील्ड होगा अलग अलग क्रॉप्स का, ओके, बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मॉनसून मिशन, तो क्या फर्क रहेगा, तो इसका ये अंदाजा लगाएंगे। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पर ए टोटल ऑफ 173 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, अक्रॉस 16 स्टेट्स were considered for the study of appropriately represent agroclimatic zones, rain-fed areas, coverage of major crops and incidence of extreme weather events in the country. So इस मिशन के तहत अभी के लिए सिर्फ 16 राज्य है जहां पर ये सारे काम जो है देखे जाएंगे। ओके, इनका जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है बनाए गए हैं उनके तहत यहाँ पर काम देखा जाएगा।
अलग अलग एरियाज है, फॉर एग्जांपल रेन फेड एरियाज, ओके। तो यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको यहाँ पर जो भी वेदर कंडीशंस होती हैं, ओके, इन 16 राज्यों में, तो उनके तहत यहाँ पर मिशन जो है यहाँ पर काम देखेगा अपना। तो आगे बात कर लेते हैं नेशनल मानसून मिशन के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा सन 2012 में लॉन्च किया गया था विद द एम टू डेवलप ए स्टेट ऑफ द आर्ट डायनामिक मानसून प्रेडिक्शन सिस्टम फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। तो इसका मतलब यही था इस मिशन के तहत मानसून कब आएगा उसकी प्रेडिक्शन लगाना, ओके। तो यहाँ पर जितने भी फोरकास्ट होंगे तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तरीके से अगर प्रेडिक्शन सही लगती है तो उसका फायदा जो है किसानों को पहुंचे, ओके। चाहे वो फिशरमैन है, चाहे वो लिवस्टॉक ऑनर है, चाहे वो आम क्रॉप फार्मर है, तो उन तक फायदा पहुंचे किसी न किसी तरीके का मानसून के बारिश का, ओके। सो इसका यहाँ पर जो ऑगमेंटेशन है, ओके, द नेशनल मानसून मिशन विद हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटीज हैज हेल्प द कंट्री इन अचीविंग ए पैराडिग्म शिफ्ट इन वेदर एंड क्लाइमेट मॉडलिंग फॉर ऑपरेशनल वेदर फोरकास्ट। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है उसको और नेशनल मिशन मानसून मिशन दोनों को आपस में जोड़कर काफी फायदा जो है कंट्री को मिला है अच्छी प्रिडिक्शन के लिए, ओके। जो वेदर फोरकास्ट होता है एक एक्यूरेट जो है वेदर फोरकास्ट मिल रहा है, साथ ही साथ उसका फायदा जो है किसान उठा रहे हैं कि बारिश के हिसाब से जो है अपनी फसल लगा सकते हैं कि कब आएगी उस हिसाब से उनको फायदा हो आने वाले समय में। सो ग्लोबल एसेंबल फोरकास्ट सिस्टम, इसका जो शॉर्ट और मीडियम रेंज में जो प्रेडिक्शन लगाया था कि 12 किलोमीटर से, ओके, ये ऑपरेशनलाइजेशन हुआ था। इसकी जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट हुई थी 2018 में हुई थी। तो इसी के तहत जो था नेशनल मानसून मिशन के तहत ही ये सब काम हो पाए थे, ओके, जो कि 2012 में सरकार ने चलाया था नेशनल मानसून मिशन। तो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को यहाँ पर यूज किया जाता है फ्रॉम 1 पीटाफ्लॉप टू 10 पीटाफ्लॉप। तो आगे बात कर लेते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है? इट इज एन ज्योग्राफिकल एरिया with similar soil type, rainfall, temperature and water availability। So ऐसे एरियाज जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं 2 या 3 एरियाज को, तो वहां पर सिमिलर चीज मिले सॉइल टाइप में भी, रेनफॉल में भी, टेम्परेचर में भी और वाटर अवेलेबिलिटी में। तो इंडिया को यहाँ पर 15 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है, जिसमें से जो 10 जोन है वहां पर जो है मानसून से लेकर ड्राउट तक जो है, फ्लड्स तक जो है, सभी एक्टिविटीज होती हैं, ओके। तो यहाँ पर ये सभी एक्टिविटीज जो है NCAR की स्टडी के तहत यहाँ पर वो इनको देखते हैं, सर्वे करते हैं। इसके अलावा एरियाज को यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जाता है, ओके, रेन फेड से लेके, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द लिव स्टॉक बेस्ड इंटरवेंशंस। ए टोटल ऑफ 173 डिस्ट्रिक्ट्स वर चोजन फॉर द सर्वे। जो ये रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें अभी 173 डिस्ट्रिक्ट चुने गए सर्वे के लिए, ओके। ओवर 70% ऑफ ऑल मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया वर कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ द स्टडी एंड दिस इंक्लूड बोथ खरीफ एंड रबी। तो खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स दोनों को इनमें जो है इंक्लूड किया गया है, और 70% जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं उसको इस स्टडी का हिस्सा बनाया गया है, इस जो रिपोर्ट है उसका हिस्सा बनाया गया है। तो यहाँ पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों के द्वारा जो फार्मर्स हैं उनको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी, मतलब मौसम कैसा रहेगा, ओके, इसकी एडवाइजरी जो है फार्मर्स को यहाँ पर दी जाती है, ओके। तो यहाँ पर नियरली 40 मिलियन फार्मर्स है जिनको यहाँ पर एडवाइस मिलती है कि कैसा मौसम रहेगा, उस हिसाब से आप अपना मैनेज करो फसल को। तो यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जाता है, इस एडवाइजरी को, थ्रू द ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ओके। सो ट्वाइस ए वीक फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, सभी जिलों में ये लागू है। सो एक हफ्ते में जो है 2 बार ये जो सेवा है आपको उपलब्ध हो सकती है और होती है। इसके अलावा जो एडवाइजरीज है उनको यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है फार्मर्स तक वाया मोबाइल, SMS ऐप सच एज मेघदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी फार्मर यहाँ पर मेरी वीडियो मेरा लेक्चर सुन रहा है तो यहाँ पर मेघदूत ऐप जो है उसको जरूर रखें अपने मोबाइल ऐप में, ओके। तो इससे आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगी वेदर की, तो उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो कि कैसे, अगर बारिश पड़ रही है, अगर फसल पक गई है तो ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो अगर पहले प्रेडिक्शन अच्छी लग जाएगी तो समय पर आप कटाई कर लोगे। तो यहाँ पर जो IMD की वेबसाइट है वहां पर भी, किसान पोर्टल जो है वहां पर भी, ओके, एंड कन्वेंशनल मीडिया सच एज टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, तो वहां पर भी आपको जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है आपको उपलब्ध रहेगी। तो बहुत सारे लोग अभी मोबाइल के साथ ही टच रहते हैं, तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप मेघदूत ऐप जो है उसको डाउनलोड करके मोबाइल में रख लो, वो सबसे फायदेमंद रहेगा। तो फार्मर्स यूज दिस एडवाइजरीज फॉर क्रिटिकल फार्म ऑपरेशंस लाइक मैनेजमेंट ऑफ सोइंग, चेंजिंग क्रॉप वेराइटी, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड मैनेजिंग इरिगेशन।
तो आखिर में किसान का ही फायदा हो। ओके, तो तभी ये जो है सर्वे होता है, हमें जो है रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं। उस सर्वे के तहत जो बेनिफिट्स होता है, जहाँ नुकसान होता है, सभी चीज़ हमें पता चल जाती हैं। उस हिसाब से दोबारा फिर प्लानिंग होती है कि जो गलतियां रहेगी उसको हम कैसे सही करें। तो यहाँ पर न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से। यहाँ पर 15 स्टेट जो है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, ओके, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए राइस फोर्टिफिकेशन क्या होती है, ओके, और सेंट्रली स्पॉन्सर, सेंट्रली सेक्टर स्कीम ये क्या होती है, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो राइस फोर्टिफिकेशन मैं इसके बारे में एंड में डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग करते हैं, ये स्कीम क्यों लाई गई। सो देखिए पिछले हफ्ते डाटा आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ओके, तो उसके तहत जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 94th। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों की रैंकिंग भारत से अच्छी थी। तो यहाँ पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में हमारे यहाँ जो अंडर नरिशमेंट है ना, जो माल न्यूट्रिशन है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम राशन, फ्री राशन, सस्ता राशन लोगों को प्रोवाइड तो कर रहे हैं, ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत लोगों के खाते में हम पैसे डाल रहे हैं कि पैसा निकालो और जो है अपने लिए खाना लेकर आओ सस्ते दामों में। ये सब चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, फिर भी जो है हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक अच्छा नहीं हो रहा। यहां पर हंगर इंडेक्स में जिसका रैंक 0 होता है ना, उसको हम कहते हैं कि उस देश में 0 हंगर है, ओके, मतलब किसी तरह की जो है ना कोई वहां पर भूखमरी नहीं है, वहां पर अच्छी सिचुएशन है। जितना रैंक आगे बढ़ता जाता है उतनी सिचुएशन क्रिटिकल होती जाती है। तो हमारा 94th रैंक आया है। तो यहां पर सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ खाना तो प्रोवाइड हो रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। जो बच्चे की ग्रो के स्टार्टिंग ईयर में जो बच्चे को जरूरत होती है ना, वो बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। तो इसी की वजह से अंडर न्यूरिशमेंट बढ़ रही है, ओके, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स बच्चों को बढ़ रही है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, ओके, इसके अलावा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चे की डेथ ही हो जाती है 5 साल से पहले, ओके। तो यहाँ पर हम इन प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना है, तो बच्चे की ग्रोथ ईयर में उसको न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करनी है। तो उसके तहत यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ओके, यहाँ पर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम चलाएगा ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पीडीएस। सो पीडीएस सिस्टम तो ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके तहत जो है सस्ता अनाज प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर जहां वर्ड यूज किया है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर, इसका मतलब होता है जिन राज्यों में स्कीम लगेगी वो राज्य भी इसमें स्कीम में पैसा डालेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पैसा डालेगी। दोनों ये शेयर होता है, 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, डिपेंड करता है राज्य की सिचुएशन कैसी है। अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूं तो वहां पर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पे करती है, 90-10 हो जाता है, ओके। अगर जो उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ी स्टेट्स हैं, वहां पर 90-10 हो जाता है। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है और 10% हिस्सा जो है फंडिंग का वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ओके। तो यहाँ पर इस स्कीम को यहाँ पर लागू किया जाएगा 15 स्टेट्स में। तो यहाँ पर कोशिश की जाएगी ये जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इसको सही किया जाए। तो इसका भी बजट जो है वो है 174 करोड़ रुपीस, ओके। तो इसके लिए 15 गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट हुई हैं, ओके, हैव आइडेंटिफाइड देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट। सो एक जिला पर स्टेट के हिसाब से यहाँ पर जो है काम किया जाएगा फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पायलट स्कीम। सो ऑलरेडी 5 स्टेट्स ऑफ Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Chhattisgarh have started the distribution of fortified rice in their respective identified districts. So already 5 राज्यों में जो है स्कीम चल रही है, काम कर रही है। तो अभी 15 राज्यों में और शुरू हो गई है। तो यहाँ पर WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस जो है उसमें क्या करना होता है, उसमें आयरन का जो है उसको मिक्सचर करना होता है राइस के अंदर। तो यहाँ पर जो है इसको दोनों को पाउडर बना के आयरन का भी राइस का भी इनका मिक्सचर तैयार करके एक, ओके, एक स्टेपल फूड की तरह इसको बनाया जाता है, ओके, जिसका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है इसको चेंज किया जाता है, ओके। यहाँ पर आयरन जो है ना उसको यहाँ पर उसको फुलफिल किया जाता है। कहने का मतलब कि आयरन की शॉर्टेज की वजह से यहाँ पर अंडर न्यूरिशमेंट के केसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे बॉडी में आयरन जाए, ओके। तो ऐसे करके जो है यहाँ पर राइस को फोर्टिफाई किया जाता है और एक नया राइस जो है बनाया जाता है। तो इस फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस में जो है विटामिन ए जो है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर यूज करते हैं एज ए पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव द आयरन स्टेटस, विटामिन ए न्यूट्रिशन ऑफ पॉपुलेशन, ओके। साथ ही साथ तो यहाँ पर जो फॉलिक एसिड होता है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर यूज करते हैं राइस फोर्टिफिकेशन में कि इसकी मात्रा भी बढ़े, कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पॉपुलेशन का, ओके, फोलेट न्यूट्रिशन स्टेटस है वो भी बढ़े। और जो स्टेपल फूड है
or simply a staple is a food that is consumed regularly and provides an important proportion of the energy and nutrient requirements. So राइस जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है, खाया जाता है. इंडिया की भी बात करें या फिर जो हमारे ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ओके, चाइना है, तो वहां पर भी राइस बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है. तो अगर थाईलैंड, म्यांमार जैसे मुल्कों की बात करें तो वहां पर राइस के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है उन इलाकों में, राइस ज्यादा होता है. तो ये स्टेपल फूड है, मतलब जो आमतौर पर अवेलेबल हो, जहां पर अच्छी कैलोरी जिस फूड में हो, अच्छी एनर्जी, अच्छे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जिसमें हो, तो वहां पर उसको हम स्टेपल फूड बोलते हैं, जो आम जो है प्रचलित भाषा में हम कह सकते हैं कि आम मतलब अवेलेबल हो सब जगह. तो यहां पर इसकी जो प्रेपरेशन करनी है, ओके, इट्स प्रेपरेशन इज वेरिएबल इन डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू मोस्ट अवेलेबल फूड इन ईच प्लेस. तो सभी जगह मोस्टली आपको राइस अवेलेबल हो जाता है, ओके. तो यहाँ WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि राइस की फोर्टिफिकेशन करनी है, उसको आयरन का कंटेंट उसमें ज्यादा बनाना है, ओके. दोनों का पाउडर बना के मिक्स किया जाता है अलग अलग एरियाज में, ओके. विटामिन ए भी यहाँ पर उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ाई जाती है. दोबारा से फिर जो है यहाँ पर राइस को यहाँ पर तैयार किया जाता है. तो राइस फोर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर जो है स्पेशल प्लांट्स यहाँ पर लगाने पड़ते हैं. तो अभी अगर इसको अचीव करना है, अगर हमने राइस फोर्टिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए हमें ज्यादा अमाउंट में ऐसी अवेलेबिलिटी चाहिए. हालांकि इसकी जो फिलहाल जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स हैं, ओके, जिनकी अभी अवेलेबिलिटी है करंटली जो बहुत कम है, ओके, जो 15,000 मिलियन टन के आसपास है सालाना. तो यहाँ पर बेसिकली हम 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, ओके. तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कौन कौन से स्टेट्स में से निकल कर आते हैं. ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बहुत बुरी हालत है, ओके, जहां पर अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत बुरी हालत है. तो यहां पर भारत सरकार ने कैटेगराइज किया हुआ है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को. तो वहां पर सबसे पहले यहां पर कोशिश की जाएगी कि वहां पर फोर्टिफाइड राइस जो है ना प्रोवाइड हो, इंडिया की रैंकिंग सुधरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ओके. तो यहां पर पीडीएस, आईसीडीएस, ये सारे जो है ना, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ओके. सो वुड मीन रिक्वायरमेंट एट नियरली 130 लाख मिलियन टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस. तो इतनी अमाउंट चाहिए, तो कितनी अवेलेबल है पर एनम? 15,000 मिलियन टन, ओके. फॉर विच FRK सप्लाई कैपेसिटी इन द कंट्री नीड्स टू गो अप नियरली 1.3 लाख मिलियन टन. If the entire PDS rice supply, which is of the order of about 350 lakh million ton, is to be fortified, then there has to be an uninterrupted supply pipeline for FRK from the industry of the order about 3.5 lakh million ton. तो यहाँ पर अगर इतनी उपलब्धि हम कर भी लेते हैं तो फिर अच्छी इंटरप्टेड एक सप्लाई भी चाहिए, मतलब कि सप्लाई चेन जो रुके ना, जो फोर्टिफाइड राइस है इंडस्ट्री से जो लोगों तक जो सामान पहुंचना है वो पहुंचे, ओके. तो फर्दर यहाँ पर ऑलरेडी जो है नियरली 28,000 जो है राइस मिल्स हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, ओके, विच नीड टू बी इक्विप्ड विद ब्लेंडिंग मशीन्स. तो वहां पर ब्लेंडिंग मशीन्स चाहिए, ओके, जो कि चावल है और जो आयरन है उसको मिक्स करे, ब्लेंड करके, ओके, तो बाद में जो है उसका FRK बनाए, ओके, फोर्टिफाइड राइस कर्नल जो है वो बनाए, ओके, विद नॉर्मल राइस को यूज करके. तो यहाँ पर FCI जो है हैज बीन आस्क्ड टू टाई अप विद द राइस मिल्स. तो FCI क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर यही सारा जो है टेक केयर करते हैं अनाज का. तो इन्हीं के ऊपर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो राइस मिल्स हैं उनके साथ टाई अप करें अलग अलग रीजन्स में, और जो भी इन्वेस्टमेंट हो नेसेसरी वो करें, ओके. एंड द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द FCI हेल्प इन सक्सेसफुल स्केलिंग अप ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस इन फेस्ड मैनर फ्रॉम 2021 टू 2022 ऑनवर्ड्स. तो जरूरत है, ओके, न्यूट्रिशन स्टेटस बनाना है. अभी पिछले सालों से पहले तो भुखमरी थी, खाना नहीं मिलता था, उसको तो अभी काफी हद तक हमने सही किया है. अभी न्यूट्रिशनल डाइट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं. इसी के तहत जो मिड डे मील स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उसका मेन मोटिव यही था कि बच्चों की न्यूट्रिशनल डाइट जो है उसको सही करें, ओके. और कम से कम एक टाइम पे तो अच्छा खाना जो है बच्चे उनको मिले, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो अलग अलग एरिया से निकल कर आते हैं, ओके. तो यहाँ पर सरकार फोकस करती है कि किसी ना किसी तरीके से जो हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक अच्छा हो आने वाले समय में, और हम जो है आगे तरक्की करें, हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनको अच्छा खाना जो है न्यूट्रिशनल डाइट जो है सेवन करने के लिए मिले. सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है. तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए.